हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम अगेन। आई एम पूजा। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जहाँ पर पहले हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था और अब हम वाइसराय ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि हमारे देश के जो पहले वाइसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर कैनिंग के बाद कई सारे वाइसराय हुए। तो आज हमें उन्हीं के 4th नंबर के जो वाइसराय हैं, हमारे देश के जो 4थे नंबर के वाइसराय हैं, मेयो की आज हमें चर्चा करनी है। इसके पहले मैंने कैनिंग और दूसरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्रेम किए जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी शामिल किया है। तो पहले वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर उन प्रश्नों के आंसर आपको करने हैं। क्लियर है? अच्छा, ये जो लॉर्ड मेयो या फिर मेयो हैं, इनका टेन्योर आप देखेंगे 1869 से 72 तक रहा है। तो मेयो का जो कार्यकाल है वो 1869 से 1872 तक रहा है। काफ़ी कम समय तक इनका भारत में कार्यकाल रहा है। बहुत कम समय तक इन्होंने भारत में एज अ वाइसराय काम किया, क्योंकि ये पहले ऐसे वाइसराय हैं भारत के जिन्हें भारत में पद पर रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई, इनका एसेसिनेशन कर दिया गया, इनको चाकू घोंपकर इनको मार दिया गया। कहाँ पर? अंडमान में। जब ये अंडमान गए हुए थे, बहुत ही घुमक्कड़ टाइप के व्यक्ति थे ये। इन्होंने अपने इतने कम समय में, मतलब अब 3 साढ़े 3 साल ये भारत में रहे, उसमें ही उन्होंने बहुत सारी जगहों की यात्राएं की। बहुत ज़्यादा इनको घूमने का शौक था। तो ऐसे ये घूमने के लिए कहाँ चले गए? अंडमान एंड निकोबार चले गए। और अंडमान एंड निकोबार में उस समय बहुत ही कुख्यात जो कैदी होते थे, जिन पे मर्डर के चार्जेस हैं, काला पानी की सज़ा है ना, उनको वहाँ पे रखा जाता था। तो ऐसे ही एक कैदी ने इनको चाकू मार के हत्या कर दी थी। तो ये पहले और एकमात्र ऐसे आप कह सकते हैं कि वाइसरॉय हैं जिनका एसेसिनेशन किया गया, जिनकी हत्या इनके पद पर रहते हुए किए गई। कौन थे? वो मेयो। और मेयो किस नंबर के वाइसराय? तो 4थे नंबर के भारत के वाइसराय जो है वो मेयो हुए हैं। इनका टेन्योर 1869 से 72 तक रहा था। तो आज हमें मेयो के बारे में बात करनी है। इसके अलावा एक और वाइसराय के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके हम दोनों वाइसराय के ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने कैनिंग पे वीडियो बनाया था। कैनिंग का जो समय था वो 1858 से 1862 तक था। ये वो समय है जब ये वाइसराय हैं। इसके पहले ये भारत आ चुके थे, जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे थे। कैनिंग के समय ही 1857 का रिवॉल्ट होता है, 1857 की क्रांति होती है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने आपको सिखाया था 1858 का आता है, जिसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल किसको दे दिया जाता है? रानी को, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स को ले लिया जाता है। ठीक है। इनके समय पे फॉर्मेशन हुआ था इंपीरियल सिविल सर्विसेज का। इन्होंने इंडियन पीनल कोड को इनेक्ट करने का काम किया था। हमारे देश में हाई कोर्ट्स एक्ट लेकर आए थे 1861 का, पुलिस एक्ट 1861 का लेकर आए थे। हम जो एएसआई डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, उसका फॉर्मेशन, भले ही फाउंडर जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में एएसआई डिपार्टमेंट की शुरुआत की। लेकिन ये समय किसका था? तो यहाँ पे कैनिंग जो थे वो भारत के वाइसराय के रूप में उस समय काम कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और आज भी हमारे देश में आपने देखा है कि पोर्टफोलियो सिस्टम मिलता है। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसी मंत्री को आप कौन सा विभाग दे रहे हो। जैसे आपको होम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, फिनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वैसे इसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम कैनिंग ने किया था। अब देखो, क्या अगर आप पूरा मामला समझते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की हायरार्की चलती है, तो सबसे ऊपर तो आप लोगों को पता है कि पीएम होते हैं। पीएम की मदद के लिए पूरी कैबिनेट होती है ना। कैबिनेट में कई सारे मंत्री होते हैं जिनके पास पोर्टफोलियो होता है, और फिर इसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। यही आज के समय में हायरार्की हमारे देश में देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पोर्टफोलियो तक पहुँच चुके हैं। अब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट की शुरुआत जो है वो मेयो कर देंगे, है ना। अभी यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम अभी तक चल रहा है। फिर पोर्टफोलियो में मतलब कोई मंत्री, उसके अंदर कौन से विभाग काम करेंगे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो ऐसे डिपार्टमेंट की शुरुआत जो है वो मेयो के समय हो जाएगी। तो एक कैनिंग के समय की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। आई होप आपको याद होंगे, आई होप आप लोग ने वीडियो देखा होगा। आइए अब हम बात करते हैं मेयो के बारे में। तो मेयो का जो टेन्योर है, ये 4थे नंबर के हमारे देश के वाइसराय हैं।
इनका टेन्योर आप देखेंगे, इनका कार्यकाल 1869 से 1872, 1869 से 1872 तक का रहा है। आप लोग जब भी सेंसस के बारे में या जनगणना के बारे में चर्चा करते तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो लॉर्ड मेयो थे उन्होंने भारत में जनगणना की शुरुआत कराई थी 1871 में। हालांकि ये पूरी की पूरी काउंटिंग नहीं थी या पूरी कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि हम जो एक्चुअल काउंटिंग कैलकुलेट करते हैं वो लॉर्ड रिपन के समय से हम करते हैं। लेकिन इन्होंने 1871 में जो है वो पहली बार इंडिया में सेंसस या जनगणना की शुरुआत कराई थी। आप लोग ने मेयो कॉलेज अजमेर का बारे में सुना होगा, है ना। तो मेयो कॉलेज एट अजमेर और राजकुमार कॉलेज इन राजकोट, इन दो कॉलेज की शुरुआत भी मेयो ने करवाई थी। हालांकि इनके समय में ये काम पूरा नहीं हुआ था, जब ये मर गए थे। देखिएगा 1872 में इनको मार दिया गया था। और जो आपका मेयो कॉलेज है अजमेर का, उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 1875 में हुआ था, इनके पढ़ने के बाद हुआ था। लेकिन जो फाउंडेशन स्टोन होता है, नींव होती है, वो मेयो ने रखवाई थी। तो राजकुमार कॉलेज राजकोट में और मेयो कॉलेज अजमेर में, ये दोनों कॉलेजेस या स्कूल की स्थापना मेयो ने करवाई थी। इनका उद्देश्य क्या था? जो प्रिंसली राजा हैं उनके जो बेटे या बेटियां हैं उनके पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। जो प्रिंसली स्टेट के राजकुमार हैं उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली राजकुमार कॉलेज इन राजकोट और मेयो कॉलेज एट अजमेर की शुरुआत मेयो ने करवाई थी, ठीक है ना। अब इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कराई थी 1870 में। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपका, जैसे कि आज हमारे देश में क्या होता है, जैसे कि टैक्स कलेक्ट होता है, फिर आपका जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसको आप अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या आप करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग राज्यों में उस इकट्ठे किए गए टैक्स को आप बांटने का काम करते हो, जिससे वो राज्य या वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर सके। जैसे कि हमने बजट देखा, बजट में क्या होता है, तो बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री यही तो बताती कि इस साल हमारा टैक्स कलेक्शन इतना था, हम स्टेट गवर्नमेंट को इतना इतना दे रहे हैं, हम डिफेंस के लिए इतना दे रहे हैं, एजुकेशन के लिए इतना दे रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई। पहले क्या होता था हमारे देश में, जैसे कि रेलवे लाइन बिछानी है, जैसे कि कोई रेलवे ट्रैक आपको बिछाना है, तो रेलवे ट्रैक कौन बिछवाता था? कोई ब्रिटेन की कंपनी होती थी। ब्रिटेन की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती थी और रेलवे ट्रैक को बिछवाने का काम करती थी। जब इस पर ट्रेन चलती थी तो ट्रेन का जो मतलब किराया होता था उसका कुछ हिस्सा जो है वो ब्रिटेन की उस कंपनी को दिया जाता था जिसने ये रेलवे ट्रैक बनवाए हैं। क्लियर है ना? इस तरीके से कार्यक्रम होता था। लेकिन अब यहाँ पे खुली छूट दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट को बोला मेयो ने कि ये आप पैसा आपको अपने हिसाब से खर्च करना है, आपको अपने हिसाब से रोड, आपकी ज़रूरत के हिसाब से रेलवे लाइन बिछानी है। मतलब एक तरीके से जो ब्रिटेन का आधिपत्य या जो प्राइवेट कंपनी हमारे देश में रेलवे बना रही थी, अब वो ट्रांसफ़र कर दिया गया स्टेट्स को। अब स्टेट्स का काम था कि वो रोड और रेलवे बनाए। एक तरीके से राष्ट्रीयकरण होने लगा है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन 1870 में हुआ। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना 1872 में की थी। इसके अलावा स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1872 में मेयो के समय हुई। जैसे हम एएसआई के बारे में बात कर रहे थे, तो एएसआई की शुरुआत कब हुई थी? जब कैनिंग हमारे देश के वायसराय थे। वैसे ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत मेयो के समय 1872 में हुई थी। और फिर 1872 में ही ये घूमने के लिए चले गए थे अंडमान, और अंडमान जब ये गए तो वहाँ पर इनका असैसिनेशन कर दिया गया, इनको मार दिया गया। तो हमें मेयो के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से पता चली। आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मेयो के बाद अगले जो अगले जो वायसराय आते हैं वो नॉर्थ ब्रुक होते हैं। नॉर्थ ब्रुक का समय भी ज़्यादा लंबा नहीं था, 1872 से 1876 तक था। अब इनका टेन्योर हम क्यों पढ़ते हैं, तो केवल और केवल दो ऐसे रीज़न है जिसके कारण इनका टेन्योर हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। 1872 से 1876 तक ये भारत के वायसराय के रूप में रहे। इनके समय पे ही कूका मूवमेंट हुआ था, और कूका मूवमेंट से ही तो इंस्पायर होके महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनकी शुरुआत गांधी जी ने कूका मूवमेंट से ही सीखकर, उनसे ही इंस्पायर होके तो की थी। तो कूका मूवमेंट पंजाब में शुरू हुआ था नॉर्थ ब्रुक के समय। और प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सेवन, इन्होंने भारत का दौरा किया था, भारत विजिट किया था 1875 में। प्रिंस ऑफ वेल्स कौन होते? जैसे कि क्वीन होती हैं, रानी या क्राउन होती हैं। जैसे उस समय रानी थी क्वीन विक्टोरिया। उस समय रानी कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी, है ना। जैसे कि अभी जो ब्रिटेन की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जिनकी डेथ हो गई, उनके सबसे बड़े बेटे कौन थे? चार्ल्स, किंग चार्ल्स। तो जो सबसे एल्डेस्ट बेटा होता, सबसे बड़ा जो बेटा होता है रानी का, उसको हम प्रिंस ऑफ वेल्स कहते हैं।
ठीक है, मतलब एक तरीके से ये अगला सक्सेसर होगा, अगला उत्तराधिकारी होगा जो क्राउन पे या गद्दी पे बैठेगा, सिंपल शब्दों में। तो यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया के जो एल्डेस्ट सन थे वो एडवर्ड 7 थे और प्रिंस ऑफ वेल्स इन्हें कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के दौरे पे आए थे 1875 में, और ये समय जो था वो नॉर्थ ब्रुक का था। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें हैं। इसके अलावा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में नॉर्थ ब्रुक के समय ही की थी। तो ये नॉर्थ ब्रुक के समय की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। तो एक एक करके हम मेयो और नॉर्थ ब्रुक के समय की इंपॉर्टेंट घटनाओं को देख लेते हैं। ये लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अदरवाइज हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पर आज की क्लास की पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मेयो से। मेयो जो है वो 4th नंबर का वाइसराय होता है भारत में। 1869 से 1872 तक इसका टेन्योर होता है। इसने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके अलावा इसने नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी की शुरुआत की फॉरेन अफेयर्स में। मतलब कोई भी दूसरे देश का मामला है, चाहे वो अफगानिस्तान का हो या हमारे पड़ोसी भूटान का हो, किसी भी देश का मामला हो, हम उसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे। ये पॉलिसी लेकर आया था मेयो। अच्छा, इसके बाद मेयो ने मेयो कॉलेज इन अजमेर फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन ऑफ प्रिंसली फैमिली, प्रिंसली स्टेट जो राजकुमार वगैरह होते थे उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए मेयो कॉलेज अजमेर में शुरुआत भी कराई थी। ठीक है, साथ ही पहले ऐसे वाइसराय या गवर्नर थे जिनका मर्डर कर दिया गया था या एसेसिनेशन कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी 1872 में, जब ये अंडमान निकोबार के दौरे पे थे, विजिट करने गए हुए थे। और किसने इनको चाकू मारा था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पठान शेर अली। पठान शेर अली जो है वो पंजाब से बिलोंग करते थे और एक पुलिस अधिकारी थे, एक पुलिस मतलब पुलिस में थे। ठीक है, और ये काफ़ी ब्रिटिश की पॉलिसी से थे नाराज़ थे और इन्होंने एक मर्डर कर दिया था जिसके कारण इनको काले पानी की सज़ा हुई थी। और ये वेट कर रहे थे पिछले 3 सालों से कोई बड़ा अधिकारी आए, कोई बड़ा ऑफिसर आए और उसकी मैं हत्या करूंगा, और ये मौका इनको 3 साल बाद मिला था जब वो काला पानी की सज़ा काट रहे थे। और यहाँ पे वायसराय जो थे लॉर्ड मेयो, वो विजिट पे जाते हैं अंडमान, और वहाँ पे पठान शेर अली जो है वो चाकू से हत्या कर देते हैं वायसराय की, लॉर्ड मेयो की। ठीक है, तो जैसे कि हमने बता दिया कि मेयो कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, ये बात आपको समझ में आ गई है। अगली बात करते, पहले जो प्रिंसिपल थे मेयो कॉलेज के वो कौन थे? कर्नल सर ओलिवर सेंट जॉन बिकम इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल, ये पहले प्रिंसिपल यहाँ पे थे। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में दिख रही हैं ये सारी चीज़ें हिंदी में भी हैं, ठीक है ना, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसे हिंदी में भी वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं इंडिया की पहली सेंसस या जनगणना के बारे में। तो लॉर्ड मेयो ने ऑर्डर दिया था भारत की पहली जनगणना कराने के लिए 1871 में। हालांकि पूरी तरीके से कंक्लूड नहीं हुई थी, पूरी तरीके से नहीं कराई गई थी और ना ही प्रॉपर वे में कराई गई थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की और किसके डायरेक्शन में? विलियम विल्सन हंटर के डायरेक्शन में जो है वो स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। और इसके अंतर्गत पूरा हमारा जो भारत है, भारत की जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन है, विलेजेस हैं, उन सब का डेटा कलेक्ट किया गया, कंपाइलेशन किया गया, इंक्वायरी घर घर जाके, जैसे कि आज सर्वे होता है ना, घर घर जाते हैं सर्वे करते हैं, वैसे ही पूरा सर्वे करवाया गया, डेटा को कंपाइल करने का काम किया। सोशल फैक्ट्स को लाइफ के जो पीपल्स के हैं उनको कवर करने का काम यहाँ पर किया गया था। ठीक है ना, ये सारी घटनाएं कब के समय की है? मेयो के समय की है। अगले कुछ और वर्क जो कि मेयो ने किए हैं, तो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना की थी। इन्होंने बहुत ही इम्प्रूव वर्जन जो राइफल्स होती हैं उनको परचेस करने का काम किया, और आर्टिलरी जो हमारे तोप खाने होते हैं उसमें इन अच्छी क्वालिटी इम्प्रूव वर्जन ऑफ जो आपके राइफल्स हैं उनको रखवाने का काम जो है वो लॉर्ड मेयो ने किया था। इसके अलावा जो हमारे सैनिक थे, सैनिक बहुत ही गंदी परिस्थिति में रहते थे, बिल्कुल साफ सफाई वहाँ पे रहती नहीं थी, तो कई सारे हमारे जो सैनिक थे वो बीमारी के कारण ही मर जाया करते थे। तो अब सैनिकों के सैनिटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत थी। तो जो सैनिटरी कंडीशन है, जो आपकी कह सकते स्वच्छता की कंडीशन को इम्प्रूव करने का काम ट्रूप में किसने किया था? मेयो ने किया था। मेयो ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हमारे देश में किया, कई सारे टनल्स, कैनल्स, रेलवे और रेलवे ट्रैक के अलावा रोड को यहाँ पे बनाने का काम इन्होंने किया था। और इन्होंने कहा था कि हम ऐसे किसी भी पब्लिक वर्क के लिए लोन नहीं देंगे जो कि डेवलपमेंट को ना शो करता हो या प्रोडक्टिव ना हो, तो ऐसे किसी भी पब्लिक वर्क के लिए लोन नहीं दिया करते थे। ठीक है, ही कैरिड आउट द पॉलिसी ऑफ स्टेट कंट्रोल ऑफ पब्लिक वर्क इन द प्रमोशन ऑफ वेरियस एंटरप्राइज ऑफ रेल रोड एंड कैनल स्ट्रक्चर। तो रेल रोड और कैनल स्ट्रक्चर की अब जिम्मेदारी स्टेट के कंट्रोल में मेयो ने दे दी थी। ठीक है,
ये सारी घटनाएं किसके समय की हैं? तो ये सारी घटनाएं मियो के समय की आपको देखने को मिलती हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब यहाँ पे जो प्रिजन में मतलब जो हमारे कैदी रह रहे हैं जेल में, है ना, तो यहाँ पे उनके भी इम्प्रूवमेंट और उनके भी जो सेटलमेंट है उनकी भी व्यवस्था करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में लाया गया। बेसिकली एक लीगल रिफॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे की गई अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, पहले क्या होता था, जो भी साक्ष्य होते थे, एविडेंस होते थे, वो कम्युनिटी या सोशल ग्रुप के हिसाब से अलग अलग थे, मतलब कास्ट के हिसाब से या फिर आपकी सोशल कम्युनिटी, रिलीजियस फेथ के हिसाब से, सोशल पोजीशन के हिसाब से सबके लिए अलग अलग रूल्स थे। इन सभी रूल्स को, लॉ को एक सही ढांचा देने के लिए, ये डिफ्रेंशिएशन जो था इनको अलग करने के लिए, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ लॉ तैयार करने के लिए सारे इंडियंस के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में लाया गया था मेयो के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो थी वो मेयो के समय थी और 1872 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब इनका मर्डर हो गया था। इसके बाद अगले जो हमारे वायसराय बनते हैं वो नॉर्थ ब्रूक बनते हैं। नॉर्थ ब्रूक जो है वो अगले वायसराय होते हैं इंडिया के, और इनका टेन्योर आप देखेंगे 1872 से 1872 से 1876, 1876 के बीच का टेन्योर जो है वो नॉर्थ ब्रूक का होता है। इनके समय की जो मेन घटना बताई जाती है वो कूका मूवमेंट है, जिसपे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कूका विद्रोह के बारे में। तो कूका मूवमेंट, अभी कूका कौन थे? इन्हें नामधारी भी कहा जाता है। कूका मूवमेंट अगर पूछ लिया जाए, कूका वर्ड ना दिखे तो आप समझ जाएगा नामधारी मूवमेंट को भी जाना जाता है। ठीक है ना, नामधारी मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट और कूका मूवमेंट एक ही हैं, जो कि कब हुए थे? 1872 में हुए थे पंजाब के रीजन में। ठीक है ना, पंजाब के रीजन में इन विद्रोह को किया गया था। तो नामधारी मूवमेंट और कूका मूवमेंट एक ही है। नामधारी बेसिकली सिखिज्म का एक सेक्ट है। ठीक है ना, सिक्किम का ही एक संप्रदाय जो है वो नामधारी है। और जो नामधारी सेक्ट है इसकी शुरुआत बाबा बालक सिंह और भगत जवाहर मल जी के द्वारा की गई थी। और ये जो कूका मूवमेंट को लीड करने का काम किसने किया था? राम सिंह, जिनको गुरु राम सिंह भी बोला जाता है। तो गुरु राम सिंह जी के द्वारा कूका मूवमेंट को लीड करने का काम किया गया। तो सबसे पहले नामधारी सेक्ट क्या था? क्या ये सिखिज्म की ही ब्रांच थी? क्या इनकी आइडियोलॉजी थी? थोड़ा सा समझते हैं जिससे आप इस मूवमेंट को आसानी से समझ सको। तो देखिएगा, आप लोगों ने खालसा पंथ के बारे में सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है ना, एक सोल्जर वर्ग को जन्म दिया था खालसा पंथ के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो नामधारी थे ये बेसिकली अपने हाथ से बने हुए व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, इसलिए इनको नामधारी कहा जाता था। ठीक है ना, अपने हाथ से बने हुए व्हाइट कपड़ों को ही पहना करते थे, इसलिए इनको नामधारी कहा जाता था। और ये गुरु ग्रंथ पे बड़ा बिलीव रखते थे। इनका कहना था कि मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे, मंदिर बना के मूर्ति पूजा पे इनका बिलीव नहीं था। इनका बिलीव जो था वो गुरु ग्रंथ साहिब पे था, गुरुवाणी पे था। तो जोर जोर से गुरुवाणी का वाचन किया करते थे, इसलिए इनको कूका भी कहा जाता था। तो ये कूका या नामधारी कहलाते हैं। इनका कहना था कि केवल मंदिरों में जाने से, पूजा पाठ करने से ही आप धार्मिक नहीं हो जाते, और यही केवल मात्र धर्म नहीं है, आपको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, आपको पॉलिटिकल फ्रीडम भी होना चाहिए अगर आप किसी धर्म में विश्वास करते हो। तो धर्म का मतलब केवल और केवल मंदिर जाके भगवान की पूजा करना, अगरबत्ती लगाना नहीं है। आपको अगर पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रहा है तो पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो भी आपके धर्म का हिस्सा है, वो भी आपके धर्म का हिस्सा है। ठीक है ना, इनकी केवल और केवल तीन ही डिमांड थी। पहला तो ये सिख धर्म का प्यूरिफिकेशन करना चाहते थे, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन करना चाहते थे सिखिज्म का। ठीक है ना, सिखिज्म का क्या करना चाहते थे? प्यूरिफिकेशन करना चाहते थे। तो एक धार्मिक आंदोलन आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये चाहते थे कि जो पंजाब स्टेट है वहाँ पे ब्रिटेन का इंटरफेरेंस कम हो जाए, ब्रिटेन का कंट्रोल कम हो जाए, और पंजाब जो स्टेट है ना उसका कंट्रोल सिखिज्म को ही या सिख लीडर्स को ही दे दिया जाए। मतलब ये पॉलिटिकल भी आपका मूवमेंट था। तो आपका जो कूका मूवमेंट था वो बेसिकली रिलीजियस भी था और आपका पॉलिटिकल मूवमेंट भी था। तो दोनों मूवमेंट यहाँ पे कंसिडर होते हैं, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बोथ। क्लियर है इतनी चीजें? तो कूका मूवमेंट के बारे में बेसिक बातें आपको समझ में आई, और उसको लीड कर रहे थे बाबा राम सिंह या गुरु राम सिंह इन्हें कहा जाता है। और इनके अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल थे और उनकी ही आइडियोलॉजी पे ये बेसिकली काम करते थे। और ये सिख धर्म की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना चाहते थे। ये बिल्कुल भी मतलब नॉनवेज नहीं खाते थे, शुद्ध शाकाहारी
थे, और जो भी बुचर, जो भी मुस्लिम या ब्रिटिशर्स काऊ या गाय की हत्या करते थे, या जो ब्रिटिशर्स जो काऊ की हत्या करने का ऑर्डर देते थे, उनसे काफ़ी नाराज़ थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कैटल्स थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के जो मुस्लिम्स थे उन पे अटैक कर दिया और 4 मुस्लिमों को मार दिया, क्योंकि वो गाय की हत्या कर रहे थे। बदले में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 4 कुकास को मार दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुकास को मार दिया। इस तरीके से विद्रोह धीरे धीरे शुरू होना स्टार्ट हुआ 1870 के आसपास। ये घटना अमृतसर की बताई जाती है। तो इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर जो कूका मूवमेंट था, इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबिएंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। मतलब असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, उसी के कॉन्सेप्ट, मतलब महात्मा गांधी जी ने तो बहुत बाद में 1920 में शुरू किया, उसके पहले ही ये घटना तो आप देख ही रहे हैं 1872, बहुत साल पहले की घटना है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बायकॉट करना शुरू किया। इसके अलावा जो स्कूल थे, कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थे, उनको छोड़ना शुरू कर दिया। बोला कि हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, और ये अपने खुद के कपड़े तैयार करते थे और केवल सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते थे। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की नींव रखी थी, और इन्हीं के कूका मूवमेंट के ही इस पॉलिसी से काफ़ी इंस्पायर थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने बाद में 1920 पे बड़े पैमाने पे इन्हीं दो मूवमेंट को रन करने का काम हमारे देश में किया था। और जब महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते, तो वापस ये कूका जो है वो महात्मा गांधी जी के साथ आके जुड़ेंगे। ठीक है ना, कूका मूवमेंट कहीं यहीं आके ख़त्म नहीं हुआ है, भी आगे कंटिन्यू चलेगा। तो 1872 में क्या हुआ, यहाँ पे कुकाज ने एक मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक कर दिया मागी फेस्टिवल से लौटते समय। तो काफ़ी सारे मुस्लिम्स यहाँ पे मारे गए। तो इसका जो जवाब दिया वो ब्रिटिशर्स ने दिया। ब्रिटिशर्स ने 68 कुकास को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, जिनमें से 50 कुका जो थे उनको तो तोपों के सामने खड़ा किया और तोपों के सामने उनको उड़ाने का आदेश दे दिया। बचे हुए जो कुछ कुकास थे उनको नेक्स्ट डे गन से मारने का आदेश दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे कुका विद्रोह जो हुआ था उसको यहाँ पे ढकने का काम या कम करने का काम किया गया। और जो बाबा राम सिंह थे जो कि कुका मूवमेंट को लीड कर रहे थे, है ना, कुका मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उन पे चार्जेस लगाया गया कि कुकास को भड़काने का काम आपने किया है ना, आपने ही क्राइम को सपोर्ट किया है, इसलिए इनको रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है गुरु राम सिंह जी की। अच्छा, गुरु राम सिंह जी की जो सक्सेसर होते हैं, यहाँ पे कुका मूवमेंट खत्म नहीं होता है। गुरु राम सिंह जी के जो सक्सेसर होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, वो गुरु हरि सिंह होते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, गुरु हरि सिंह जी का जो गांव था उस गांव का नाम था बेहनी, ठीक है ना, वहां पर इनको कहा गया 21 सालों तक आप इस गांव से बाहर नहीं निकल सकते। तो बेचारे वो 21 साल तक इसी गांव में रहे। ब्रिटिशर्स उनको अलाउ ही नहीं करते थे अपने गांव से बाहर जाने के लिए। जब गुरु हरि सिंह जी की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके सक्सेसर होते हैं प्रताप सिंह। फिर प्रताप सिंह जी कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से सारी कहानी चलती है। और वर्ल्ड वॉर 1 के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होती है, उस समय यहाँ पर कुकास को शांत करने के लिए, कुकास को जो है शांत करने के लिए और उनकी मदद की आशा लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ऑफर करती है कि आपको एक लैंड देते हैं, आपको एक ज़मीन का टुकड़ा देते हैं। लेकिन कुकास जो है वो मना कर देते हैं, और कुकास जो है वो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ जाके जुड़ जाते हैं। कुकास जो है, जो या फिर नामधारी सेक्ट है, उनके द्वारा एक न्यूज़पेपर की शुरुआत भी की गई थी जिसका नाम था सतयुग, और ये इन्होंने 1920 में शुरू किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सतयुग क्या है, तो सतयुग एक न्यूज़पेपर है जो कि कुकास के द्वारा लॉन्च किया गया था 1920 में। उसके बाद इन्होंने डेली कुका की शुरुआत की थी 1922 में, और फिर महात्मा गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ ये जुड़ गए। और इस तरीके से बहुत कुछ पॉलिटिकल और सोशल जो रिफॉर्म महात्मा गांधी जी ने किए हैं, जो पॉलिसी बनाई है, काफ़ी कुछ उनको इंस्पिरेशन इस कुका मूवमेंट से मिली है। तो आपको याद रखना, कुका मूवमेंट जो था वो सिख सेक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। 3 एजेंडाज थे, वो तीनों एजेंडाज मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। पंजाब के रीजन से ये कुका मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसको लीड कर रहे थे गुरु राम सिंह। क्लियर इतनी चीज़ें। चलिए, 1872 की ये घटना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, विजिट टू इंडिया 1875-76। तो यहाँ पे ये नॉर्थ ब्रुक का समय है जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत में आ रहे हैं विजिट करने के लिए। 1875 से 76 की घटना है। ये भारत आते हैं अपने बहुत सारे ट्रूप्स के साथ, अपने बहुत सारे लोगों के साथ ये भारत में विजिट करने आते हैं, बॉम्बे, उसके बाद मद्रास जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं और कलकत्ता भी ये जाते हैं। तो कई सारी जगहों पे अपनी यात्रा करते हैं। बेसिकली यहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि, मतलब ये चाहते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो क्राउन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्राउन के प्रति अपनी ईमानदारी को शो करें,
है ना। इस तरीके से ये क्राउन की पावर को शो करने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पर आते हैं और कई सारे जो प्रिंसली स्टेट जो कि क्राउन के फेवर में होते हैं इनको काफ़ी सारे गिफ्ट देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब भी 6 मंथ भारत में रहे, मतलब अलग अलग जगहों पे दौरा किया और उसके बाद जब ये भारत से लौट रहे थे तो उनके पास कई सारे गिफ्ट थे, ज्वेलरीज, पेंटिंग, एंटिक वेपन्स थे, एनिमल्स थे, है ना, कई सारी चीज़ें थी जो अपनी पूरी शिप में भरकर ये ले गए थे कहाँ पर, इंग्लैंड। और वहाँ पे 6 महीने तक एग्जीबिशन भी लगा के रखा हुआ था। ये प्रिंस ऑफ वेल्स जब वापस जा रहे थे इंग्लैंड तो उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे, इंडियन प्रिंस थे, उनको कॉपी ऑफ ऋग्वेद भी दी थी जो कि ट्रांसलेट की गई थी मैक्स मूलर के द्वारा। क्लियर। तो ये घटनाएं थी मेयो के समय की, सॉरी नॉर्थ ब्रुक के समय की। नॉर्थ ब्रुक के समय इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना भी हुई थी 1875 में कोलकाता में, 15 जनवरी 1875। बाद में इसको पुणे में शिफ्ट किया गया, सॉरी पहले इसको शिमला में शिफ्ट किया गया, फिर पुणे में शिफ्ट किया गया, फिर फाइनली इसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे IMD जो डिपार्टमेंट है वो नॉर्थ ब्रुक के समय बना था 1875 में। इसके अलावा जो कैनिंग ने, आपने देखा होगा ना कि कैनिंग ने एक एडिशनल टैक्स या इनकम टैक्स की शुरुआत की थी। इनकम टैक्स को खत्म करने का काम नॉर्थ ब्रुक ने किया था। नॉर्थ ब्रुक ने इस एडिशनल जो इनकम टैक्स लग रहा था उसको खत्म करने की बात की थी। इसके अलावा इसने सिविल मैरिज और आर्य समाज मैरिज जो है उसको परमिट कर दिया था अंडर यूनिवर्सल मैरिज एक्ट ऑफ 1872। तो ये सारी घटनाएं नॉर्थ ब्रुक के समय की हैं। तो मैंने आज आपको मेयो और नॉर्थ ब्रुक के बारे में सारी जानकारी दी है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन है, Mayo resolution of 1870 was relevant to modern Indian history with respect to। तो यहाँ पे मेयो का जो रेजोल्यूशन था 1870 का वो किससे रिलेटेड है, तो इसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम किया था, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द विजरी ऑफ इंडिया व्हेन द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड। वायसराय ऑफ इंडिया का कौन था जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए थे। ये घटना 1875-76 की है और उस समय था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नामधारी मूवमेंट या फिर कूका मूवमेंट। तो नामधारी मूवमेंट को ही कूका मूवमेंट कहा जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। नामधारी मूवमेंट अरोज इन द आफ्टर मैथ ऑफ द एंग्लो सिख वॉर। बिल्कुल, एंग्लो सिख वॉर जब हुआ था, खत्म हो गया था 1849 के बाद, तो सिखों की पावर को खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने और पूरे तरीके से रेगुलेट करने लगे थे वो सिख एम्पायर को। इस बात से जो कूकास थे और नामधारी थे वो काफ़ी नाराज थे। तो एंग्लो सिख वॉर के बाद ही इस मूवमेंट की अपराइजिंग हुई थी। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अकर ड्यूरिंग नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी, तो बिल्कुल जो आपका IMD डिपार्टमेंट है 1875 में कोलकाता में बना था, ये बात बिल्कुल सही है। कुका मूवमेंट 1872 में हुआ था, ये बात भी सही है। और बिहार फेमाइन ये भी नॉर्थ ब्रुक के समय आया था। विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो इसके समय नहीं आया था। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया कंडक्टेड। पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, 1871 में हुई थी और ये समय है जो मेयो का समय है। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ ए। हु ऑर्गेनाइज द कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट को लीड करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम गुरु राम सिंह ने किया था। किसने किया था, गुरु राम सिंह ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आज हमारे दो हमने वायसराय के ऊपर चर्चा की है। आगे हम रिपन और लिटन के बारे में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।